किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, किसी को साइंस अच्छी नहीं लगती, कहीं इतिहास में दिमाग नहीं चलता, कहीं राजनीति भारी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू से ही बोझ बन जाती है। अब हम बनाएंगे पढ़ाई को आसान, अब हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, अब हम आएंगे आपके गांव में। हम छठी से ही अच्छा बेस बनाना शुरू करेंगे। आपके गांव में ही आपके बच्चों को छठी से 12वीं तक इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि पढ़ाई आसान दिखेगी, पूरे नंबर आएंगे और सरकारी नौकरी तो कम से कम लग जाएंगे। अच्छी शिक्षा ही सफल जीवन का आधार है। बिना समय गवाए अपने बच्चों को आईसीएस के साथ जोड़िए। 12वीं पास कर चुका है तो नौकरी की तैयारी के लिए, और 12वीं से नीचे है तो स्कूली शिक्षा के लिए। बजट परिवार में 25% अर्थात 38,718 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व रूप में शामिल है, राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,55,645 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 45,066 करोड़ रुपए राज्य में क्रियान्वित की जा रही एसडीजी से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिनका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है। यद्यपि कोविड-19 संकट अचानक आया, तथापि हम पूर्ववर्ती सालों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इसके दुष्प्रभाव को कम करने में सफल रहे हैं। हमारी सरकार ने ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक काम किया है। हमने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का काम किया है। पिछले साल के बजट में वेंटिलेटर और एएलएम एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। मैंने पिछले साल के बजट में राज्य में सभी जिलों में एमआरआई, कैथ लैब और सीटी स्कैन की सुविधाओं का विस्तार प्रस्ताव किया था, जो अभी क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार और कृषि क्षेत्र सहित आधारभूत ढांचे में निवेश के लिए काम करती रहेगी। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विनियमों FRBM का पालन करते हुए अपने राजकोषीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% के भीतर रखने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि कोविड-19 संकट के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियों के रुकने से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति पर भारी दबाव पड़ा है। दूसरी ओर चिकित्सा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में इस महामारी से राहत के उपायों के कारण हुई है। इससे राज्य का राजकोषीय घाटा और भी बढ़ा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% तक किया था। हालांकि संकट की इस घड़ी में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से हम 40,661 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त ऋण राशि को लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बाजार उधार तक सीमित रखने में सक्षम हैं और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने की उम्मीद है। संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.90% अनुमानित है। आगामी वर्ष 2021-22 के लिए ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83% अनुमानित है, जो कि पूरी तरह से 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4% की सीमा के अंदर है। हम ऋण देयता को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2020-21 के ऋण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 23.27% अनुमानित है। आगामी वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 के लिए ये 25.92% अनुमानित है। यह ऋण 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 32.6% की सीमा से बहुत कम है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की।
जिसके तहत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं उन्हें प्रति परिवार 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल ये बांटा गया। अब मैं आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित विषयगत हस्तक्षेपों को सरकार के विजन के साथ जोड़ना चाहता हूं। समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों का उत्थान, इसके लिए महात्मा गांधी के विचार हमारी सरकार का प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा था, सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के चेहरे को याद करें और अपने आप से पूछें कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं, क्या वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन अर्थात सबसे गरीब व्यक्ति के आर्थिक उत्थान का ये सिद्धांत हमारी सरकार के लिए मार्गदर्शक है। आज के दिन 91 साल पहले महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा निकाली थी। आज मैं इस अवसर पर एक नई योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन और राज्य में 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। इन परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक करने के उद्देश्य से उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। जब इन 1 लाख परिवारों का सफलतापूर्वक उत्थान हो जाएगा तो सरकार अगले 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करेगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी और ये क्रम उत्तरोत्तर चलता रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान हर पहचान किए गए परिवार के उत्थान के लिए योजनाओं अथवा योजनाओं के सेट की पहचान करने के लिए सरकार की सभी योजनाओं को समायोजित करने वाला व्यापक मिशन होगा। पहचान किए गए निर्धनतम परिवारों के उत्थान को सरकार का हर विभाग उसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्राथमिकता देगा। हम सब मिलकर इस अभियान को वर्ष 2025 तक चलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तब राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं रहेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान के अंतर्गत लगभग 2 लाख परिवारों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार की नीति इन परिवारों को सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के अंतिम पायदान पर अनिवार्य रूप से कवर करने की है। इसके बाद 1 लाख परिवारों को अगले सेट को कवर किया जाएगा तथा इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए समाज के सभी कमजोर वर्गों को कवर किया जाएगा। हमने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यकों और केवल एक बेटी बच्चा वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, दिव्यांग महिला, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर व बौना भत्ता के रूप में प्रति मास 2250 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। बेसहारा बच्चों को 1350 रुपये प्रति मास और स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1650 रुपये प्रति मास की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के 28.17 लाख लाभार्थियों के खातों में PFMS के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2500 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत कक्षा 11वीं स्नातक के प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में 8,000 रुपये लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के उनके अंकों के आधार पर छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। हमारी सरकार 2,50,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, SSC, HTET, CGL और NET
व जेई इत्यादि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रही है। कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी का खर्च पूरा करने हेतु 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मैं इसे बढ़ाकर 22,000 रुपया करने का प्रस्ताव करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना के अनुसार लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल विकास योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, समेकित बाल संरक्षण योजना, पोषाहार अभियान, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र जैसी अनेक पहलें क्रियान्वित कर रहे हैं। लक्षित 4,000 प्ले वे स्कूल खोलने के प्रस्ताव से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। पहले चरण में स्कूल परिसरों या विभागीय भवनों में संचालित 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च 2021 से अप्रैल 31 मार्च 22 तक 4,000 केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 2 चरण है। पहले चरण में 1135 आंगनवाड़ी केंद्र और मार्च 21 से ये चलाए जाएंगे। दूसरे चरण में 21-22 में 2,865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 43। इसके अलावा 2 चरणों में 500 क्रचों को भी संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 2020-21 में 182 क्रच पहले से ही स्वीकृत हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं की संख्या का आंकलन करने के बाद मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करके शेष 318 क्रच शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार ने लिंग संवेदीकरण योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग 13.64 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 11 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करके 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चियों को लाभान्वित किया है। पोषण अभियान का लक्ष्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति पर बल देना है। हरियाणा के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वर्ष 2020-21 के दौरान 1.22 करोड़ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप सरकार अगले 1 साल में आंगनवाड़ियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी और शेष बचे 21,962 आंगनवाड़ियों के माध्यम से गुणवत्तापरक खेल खेल में सीख या स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करेगी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से पहले छोटी आयु के बच्चों के लिए एक ठोस मौलिक आधार बनाने से उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जिसे समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। यह हरियाणा के किसानों एवं असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन तथा परिवार भविष्य निधि के आश्वासन के साथ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा सुनिश्चित करके उनकी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस योजना को भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि जोत तथा परिवार पहचान पत्र संख्या वाले परिवारों को 6,000 रुपया वार्षिक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरियाणा सरकार की राज्य बीमा न्यास के माध्यम से एक सर्वसमावेशी बीमा स्कीम शुरू करने की योजना है। इसमें दुर्घटना या किसी अनहोनी घटना में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मृत्यु होने पर विस्तृत बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये स्कीम क्रियान्वित होने पर संबंधित विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का स्थान लेगी। मैं बजट 2021-22 में 10,798 करोड़ रुपए के प्रव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधन 2020-21 के 10,118 करोड़ रुपए के प्रव्यय पर 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। इस 10,798 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
व्यय में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 524 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 7,828 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1,621 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 824 करोड़ रुपए शामिल हैं।